बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर जाएं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी सर, तब तक मैं पानी पी आती हूँ फिर आके। हाँ, श्योर, टेक योर टाइम। We are of course going to take a couple of minutes more. Yes. कि मतलब जो ना साथ साथ करने होंगे एक पेपर 5 को अच्छी तरह जो ना करने के लिए। एग्जैक्टली कोई शक नहीं कि ए लेवल्स में पहुंचकर जो है आईजीसीएसई या ओ लेवल का एटीपी जो होता है वो बाज जगहों पे, बाज इलाकों में, बाज कंट्रीज में टीचर सिर्फ वैसे करवा के या ऑनलाइन वीडियोस की हेल्प से करा के वो करवा लेते हैं और प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस एक्चुअली में बहुत कम हुई होती है। दो इट्स नॉट जो ना कहते हैं इन द फेवर ऑफ द स्टूडेंट, लेकिन इस तरह से करवाया भी जाता है कुछ जगहों पर और उस तरह तो बच्चे सर की हमने तो तैयारी कोई भी प्रैक्टिकल होती है किया ही और नहीं इस था। तरह जो है ना कहते हैं एज और ए स्टार्स भी आ जाते हैं। लेकिन ए लेवल में ए स्टार तक आना या इवन बी तक आना विदाउट प्रैक्टिकल्स पेपर 5 में पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल करना होता है, ठीक है ना। वो करेंगे तो वो चीजें आपको आएंगी जो आप एटीपी में एज क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। यस सर बिल्कुल, क्योंकि ओ अस्सलाम लेवल्स वालेकुम में सर। हमने बताया था। वालेकुम अस्सलाम। जी हमने ओ कंटिन्यू। लेवल्स में सर हमने ओ लेवल्स में बिल्कुल भी प्रैक्टिकल्स किए नहीं, बट स्टिल एटीपी हमारे लिए बहुत आसान था, इतना मुश्किल नहीं आया था। बिल्कुल, लेकिन ए लेवल एटीपी में का तो ऐसा नहीं है। पैटर्न ही सारा बदल गया था। एटीपी की क्या बात कर रहे हो। मतलब यार अगर हम जनरली देखा जाए तो एटीपी हो गया था बिना प्रैक्टिकल्स के भी। ओ लेवल्स में हमने तो बिल्कुल कोई प्रैक्टिकल किया ही नहीं था। मेरा तो बी आ गया था। मेरी तो सारी मेहनत बेकार चली गई थी। लेकिन ए लेवल में बी आना भी पॉसिबल नहीं है अगर आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म ना किया हो। ये इतना इजी नहीं होता है। तो सर फिर हम लोग क्या करेंगे? हमारे तो हो नहीं रहे प्रैक्टिकल। अल्लाह खैर करेगा। इतनी तो हमें ये नहीं है उम्मीद के जो ना अगले साल मई तक सारा कुछ ऑनलाइन रहेगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो। मेरी दुआ तो है फिर कि जो ना इंशाल्लाह सर चीजें इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्द अज जल्द फिफ्टी फेस टू आएंगे। फेस फॉर्म में आए, क्योंकि स्टडी जो होती है, लर्निंग जो है, जी वो ऑनलाइन की एक लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं हो जी पाती है। और अगर ऐसा हुआ सर तो फिर कैम्ब्रिज भी इसके लिए कोई ना कोई इंतजाम करेगी, फिक्र ना करें। जी सर। फिर हो सकता है वो सर सारी की मेरे सारी आपकी जो ना क्या कहते हैं वो जो एवेल्युएशन है वो पेपर 4 पे आ जाए बाकी। तो बस ठीक है, फिर एक पेपर देना होगा और सारी एवेल्युएशन उसी पेपर से हो जानी होगी। जी ਤੇ सर। ਸਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ दिन हथ में मोबाइल ही ਹੁੰਦਾ है ਇਹਨਾਂ ਦੇ। वो मेरे छोटे भाई को भी ज्यादा उस पे ज्यादा गुस्सा चढ़ा होता है, क्योंकि वो फिर ऑनलाइन स्टडी के नाम पे सारा दिन मोबाइल ही होता है उसके हाथ में। मेरे भाई का बच्चे भी यही हाल है। बच्चे आजकल इस बात का बड़ा फायदा उठा रहे हैं पेरेंट्स को जो ना करने के लिए, और पेरेंट्स को इस बात के लिए काफी खार चढ़ रही है, काफी बुरा लग रहा है, क्योंकि पेरेंट्स को अब इवॉल्व होना पड़ेगा, पेरेंट्स को और टेक्निकल होना बिल्कुल पड़ेगा, पेरेंट्स बिल्कुल। को चीजें जी सर। अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ का पेरेंट जो है पाकिस्तान का, खासतौर पे छोटे शहरों का, बिलखुसूस छोटे शहरों का या विलेज बेस्ड एरिया का, अगर उसे थोड़ा सा भी टेक्निकल होना पड़े तो उसे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तब्दीली बाद में होती है, उसे गुस्सा पहले आना शुरू हो जाता है, उसका दिल करता है वो जूता उतार के चीजें सीधी कर ले, जबकि बाज जो जगहों पर जूते से चीजें सीधी नहीं हो सकती, टेक्निकल होना मजबूरी होता है। तो सर ऑफ आप कोर्स यकीन माने, सबके पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम पढ़ क्यों नहीं रहे बैठ के। मैं पढ़ रही थी, पढ़ रही होती हूँ तो सर मुझे बोल रहे थे कि 4 महीने से सबके स्कूल बंद पड़े हैं तो तुम क्या पढ़ रही हो। और सर बस मुझे पता है। बस इस तरह की सिचुएशन है हमारे यहाँ। चीजों को जो ना समटाइम्स नॉन टेक्निकली भी हैंडल किया जाता है। क्या पेरेंट्स, क्या स्टूडेंट्स, हर कोई इस तरह की चीज में इन्वॉल्व होता है। लेकिन इस तरह के वाकयात के बाद, इस तरह की चीजों के बाद ही इंसान इस तरह की चीजों के लिए आदी होता है।
याद रखिए ये दुनिया लॉकडाउन से गुजर कर लॉकडाउन की आदी हुई या लॉकडाउन की लर्निंग हुई। जब तक बातें होती रहती तब तक शायद ये दुनिया इतना कुछ ना सीखती कि हमने ये भी करना है या हमने ये भी करना है या हमने जी ऐसे रहना है या हमने ऐसे रहना है या बगैर घर जी से जी निकल के ऐसे जिंदगी होती है। वो आप सोच भी नहीं सकते हैं, वो आप चीजें प्लान भी नहीं कर सकते हैं जब तक कि वैसा वक्त आपके सर पे नहीं आन के पड़ता है। ये तो तो जब आन यकीन पड़ता करें, है फिर ही एक बंदा करता है। एक डेढ़ महीने पहले तक ना मेरे बाबा मानते ही नहीं थे कि कोरोना कोई चीज है, कहते थे नहीं है, अभी मजाक बनाया हुआ। अब वो इतना डरते हैं कि वो हर चीज, हम लोग इवन कभी कहीं बाहर भी निकले तो उनको होता है कि मास्क पहने बगैर तुम लोग घर से बाहर कदम नहीं रखना है। सुबह जो ना बाबा वॉक पे जा रहे होते हैं, मेरा मास्क ले रहे, मैं मास्क पाए वॉक पे नहीं जा सकता। इतना ज्यादा डर रहे हैं वो अब, क्योंकि इमरान खान की सिचुएशन अब ज्यादा खराब हुई है, पहले इतना ज्यादा नहीं कोई था। शक नहीं, कोई शक नहीं। अब बाकी में डर की जरूरत भी है, अब बाकी में सर एहतियात की भी बहुत पहले जरूरत है। पहले फादर वीडियोस देखते थे ना मेरे, उसमें होता था कोरोना कुछ नहीं है, ये करो तो मतलब कुछ नहीं कहते थे। और अब कोई वीडियो में बोले ना कोरोना कुछ है ही नहीं, उसको बोल रहे होते हैं आगे से बैठ के, ओए मैं चुप हूँ, चुप कर। अब मतलब आप देखकर आप यकीन की ऐसी कैफियत पे पहुंच जाते हैं कि फिर आप कहते हैं कि नहीं इस तरह से नहीं है। तो जब तक आप किसी अपने को मतलब हमारी फैमिली में हाँ एक कुछ लोगों को हुआ तो पापा को रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये कुछ चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रोसेस से गुजर के एक चीज को देख कर आंखों से फिर ज्यादा अच्छा यकीन आता है निस्बतन इसके कि आप दूर पार की कहानियां सुनते रहे। सर बाकी कोई आ क्यों नहीं रहा क्लास में? अभी मैं भी सिर्फ यही देख रही हूँ। आप हुजैमा और रोमा आयशा ही हैं, तो मेरा ख्याल है कल भी स्टूडेंट्स थे, हम फिर पढ़ना शुरू कर लेते हैं, क्लास बाद में ज्वाइन कर लेंगे। मैंने अभी आयशा से पूछा है तो वो बता रही हैं कि बायो की क्लास में अलवान शामिल नहीं था, एब्सेंट था। तो मैथ्स का बताइए, मैथ्स में मेरा ख्याल है अली असदुल्ला शामिल नहीं था, है ना? जी सर, और वो जो सर नया स्टूडेंट आया था वो क्या नाम था उसका? एज़म पता नहीं अभी जी शामिल जी है हमारे करिकुलम के हिसाब से टू में या नहीं है, इसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है। तो जी अभी देखें, और आई होप ये जो स्टूडेंट्स अभी नहीं आ रहे, अल्लाह करे कि इनके प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व हों, जबकि मुझे ये फीलिंग आती है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ नींद का है ये प्रॉब्लम सिर्फ लेजीनेस का है, ये कोई और प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि आप तीनों के साथ ही शुरू कर लेते हैं, जब कोई आया क्लास में तो उसे भी एडमिट कर लेंगे, ठीक है? जी सर। नहीं, मोबाइल है ना, उससे हॉटस्पॉट उससे कनेक्ट हो जाता है, अगर कोई डेटा नहीं जाता। मोबाइल पे एमबी है उसमें लगी हुई है कंप्यूटर पे, मगर इस पे नहीं चल रहा, लैपटॉप पर में लगी हुई है, उसके ऊपर आ रहा है इसके लिए। तो शुरू करते हैं फिर, ठीक है? थोड़ा सा रिवाइज कर लें, कल हमने स्टार्ट किया था लैटिस एनर्जी को डिफाइन करने से, ठीक है? तो लैटिस एनर्जी को फिर डिफाइन कर लेते हैं। जब आयंस कंबाइन करते हैं, आयन हमारे पास दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिन्हें हम बिलतरतीब कैटायन और एनायंस कहते हैं, ठीक है? ये मिलते हैं, आपके पास एक आयनिक सॉलिड फॉर्म होता है, इसमें एक ह्यूज रिलीज होता है एनर्जी का। याद रखिएगा कि वही एनर्जी अगर हम उसे वापस दें तो हम उसी आयनिक सॉलिड को दोबारा ब्रेक कर सकते हैं बैक इनटू कैटायंस। So this is an exothermic reaction. That's why it's a cyclic process. The reverse would be endothermic, and endothermic would be when we'll give the heat to the compound and the compound will decompose or break down into respective or constituent ions. Okay. The energy given out in when the opposite charges come together. This energy is given out when opposite charges, that means plus and minus, that means cations and anions, when they come together to form a crystalline lattice, which is called lattice energy, delta H naught lat. I explained yesterday that delta means the heat change, H is the heat change of enthalpy, naught stands when we have the standard conditions met. Okay, we'll discuss that in the proper definition below, and lat stands for lattice. Okay, so delta H naught lattice. However, we can define this definition two ways. ठीक है, हम जानते हैं कि हम इसे दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। एक जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी जब कंपाउंड बनेगा तो जितनी हीट रिलीज होगी वो हीट हम लैटिस एनर्जी में कोट कर लेंगे, वो एक्सोथर्मिक होगी, वो नेगेटिव होगा, और उसकी इक्वेशन वालेकुम अस्सलाम जी तो बेटा क्या क्या कर रहे हैं अभी? खैरियत है, आ जा रहे हैं, अभी आए थे फिर चले गए, फिर आए फिर चले गए,
फिर जाहिर से सर, बातें नेट करना का शुरू हो गए माइक ऑफ करके हैं। नेट का कनेक्शन खराब हुआ तो उसी से आया था हाँ, कहाँ पर हैं आप अभी? घर पे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें। हम शुरू कर रहे हैं बस पहली पहली डेफिनेशन से। तो जैसे ही अब आप दोबारा एंटर हुए तो मैं फिर दोबारा वो डेफिनेशन वो किस अंदाज से डिफाइन करना है वो बात शुरू कर दी, ताकि आपका कोई हिस्सा मिस ना हो। ठीक है, तो बेशक जहाँ से हम कर रहे हैं यहीं से शुरू कर लें कि आपका कोई हिस्सा मिस नहीं हुआ है अभी। तो मैं ये बात कर रहा था कि हम लैटिस अच्छा एनर्जी को दो अंदाज में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक तो वो तरीका जो यहाँ पहली दो लाइंस में आपके पास लिखा हुआ है, कैटाइन और एनाइन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कंबाइन किए, सॉलिड बना, आयनिक सॉलिड, उससे एनर्जी रिलीज हुई। ऑफ कोर्स रिलीज ऑफ एनर्जी को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और आपके पास नीचे यहाँ पर दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक NaCl की बनने की, जो कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से बनता है, उसकी एनर्जी नेगेटिव में है, लिहाजा ये शो कर देता है हम एक्सोथर्मिक की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट तरीके से भी इसे डिफाइन किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि जब NaCl बन जाए और उसे ब्रेक करना हो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, यानी उल्टा करना हो इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को अगर हमने उल्टा करना हो तो भी हम ये काम कर सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए भी ये चीज यूज हो सकती है। लेकिन उस सूरत में फिर ये 787 किलो जूल पर मोल की वैल्यू इतनी ही रहेगी। हाँ, होगा ये कि ये जो नेगेटिव साइन जो मैं इस वक्त यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने, ये नेगेटिव साइन जो है ये यहाँ पर यूज नहीं हो सकेगा। ठीक, फिर ये पॉजिटिव होगा और ये एरो जो आपके सामने आ रहा है ये एरो भी उलट हो जाएगा, यानी NaCl ब्रेक डाउन होगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब ये दो अंदाज से लैटिस एनर्जी डिफाइन हो तो सकती है, लेकिन वर्ल्ड वाइड कन्वेंशन ये है कि लैटिस एनर्जी को इस तरह से डिफाइन किया जाता है जैसे ऊपर लिखा हुआ है। यानी हम लैटिस एनर्जी को कंपाउंड की फॉर्मेशन से डिफाइन करते हैं, ना कि उसके ब्रेकडाउन से। वो वैसे भी किया जा सकता है लेकिन वैसे किया नहीं जाता। कन्वेंशन ये है कि आप इसे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड से डिफाइन करेंगे। लिहाजा जो आपको ये ब्राउन कलर के अंदर डेफिनेशन मिलती है, ठीक है, एक सेकेंड मैं एनोटेशन स्टार्ट कर लूं ताकि हम बड़ा इजीली इस चीज को कर सके, गो थ्रू कर सके। जी, तो ये जो आपको ये डेफिनेशन मिल रही है, सही, ये मैं इसके साथ जो ना एरो पुट अप कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। ये डेफिनेशन भी इसी अंदाज में है जिस अंदाज की मैं बात कर रहा था। क्या लैटिस एनर्जी वो एंथैल्पी चेंज है जब हम 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए हमने H नॉट लैट यूज किया था, कहां पर, यहां पर सामने। ठीक है, नॉट साइन का मतलब ये था कि हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस की। तो जब डेफिनेशन आएगी तो हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस के हिसाब से चीजें या तो सारी लिखनी पड़ेंगी या वर्ड या फ्रेज जो होती है स्टैंडर्ड कंडीशंस वाली वो यूज करनी पड़ेगी। लिहाजा हमने यह किया कि हम जो है वो इस वक्त 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड में, जो कि अपने गैसियस आयन से बन रहा होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में सारे को मेंशन कर देते हैं। 1 मोल स्टैंडर्ड कंडीशंस का हिस्सा है कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। गैसियस साइंस स्टैंडर्ड कंडीशंस की एक रिक्वायरमेंट है, हम पहले भी एंथैल्पी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। और बाकी का स्टैंडर्ड कंडीशंस लिखने का मकसद ये है कि हम बात कर रहे हैं कि जो भी रिक्वायर्ड टेम्परेचर है या प्रेशर है वो उस तरह से मीट किया जाएगा। ठीक है, तो अमूमन ये जो होता है ये सब कुछ रूम प्रेशर पे, या जिसे हम 1 एटमॉस्फेरिक कहते हैं। लेकिन हमने चूंकि आपके पास ये चीज स्टैंडर्ड यूनिट्स में भी पढ़ी है तो हम इसे 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1 × 10⁵ पास्कल्स के हिसाब से भी बताते हैं। ठीक, ये सारा कुछ हम ए लेवल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हर स्टेप पे आपको लगता होगा कि मैं A2 का पोर्शन कम बताता हूँ और रिविजन ज्यादा करता हूँ, तो इसका पर्पस भी ये है कि अगर आप आउट ऑफ टच हैं या नहीं है तो दोनों सूरतों में हम सारे एक पेज पे हों, हमें याद हो कि हमने इससे पहले क्या बात की है और हमने उसी तरतीब से कैसे चल रहे हैं। ठीक है, सो आगे चलते हैं। आई होप कि ये दोनों चीजें आपको समझ आती हो, Na की इक्वेशन भी और Mg की इक्वेशन भी। Na की इक्वेशन देखेंगे तो -787 है, लेकिन ये किलो जाउल है, यानी 787,000 जाउल्स बनेंगे। यानी कि अगर आप मैथमेटिकली इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर रहे होते तो शायद आपका आंसर बहुत बड़ा आता और फिर आप उसे 1000 से डिवाइड करते तो फिर बात किलो जाउल में जाती। ये बात मत भूलिएगा, हमारे पास आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन इससे रिलेटेड आने वाली है। और इससे पहले भी एएस ने जो एंथैल्पी का चैप्टर गुजरा है उसमें आपने इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है। यानी अगर इसी को मैं नीचे वाली एग्जांपल पर ले आऊं, Mg वाली पर, और आप इसे जाउल्स में पढ़ें तो ये 2526
आगे किलो को हटा दें तो 000 3 जीरोस लगेंगे जाउल्स के लिए, which is approximately 2.5 million joules. So वो जो ऊपर वर्ड यूज कर रहा था हाईली एक्सोथर्मिक या ह्यूज रिलीज ऑफ एनर्जी, वो इसलिए कर रहा था क्योंकि ये अमाउंट्स वाकई में बहुत बड़ी हैं जाउल्स के हिसाब से। पर मोल क्यों करना है? पर मोल हमारे पास स्टैंडर्ड के लिए कंडीशन होती है, यानी कि H नॉट होगा यहाँ पर। याद रखिएगा अगर यहाँ पर H नॉट है या क्वेश्चन में H नॉट लिखा हुआ है तो यहाँ पर वैल्यू में पर मोल आता है। ठीक, एनोटेशन साथ साथ क्लियर होती हैं। मैं एरोज ड्रॉ कर रहा होता हूँ मुख्तलिफ पॉइंट्स पर या हाईलाइट कर रहा होता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये साथ साथ आपको पता चल रहा होता है वीडियो में जारुफ तारिक के नाम की एनोटेशंस आ रही होती हैं। सर अगर नॉट ना हो तो फिर हमें क्या फॉर्मूला नहीं लगाना होता? सॉरी, अगर नॉट ना हो, हाँ, अगर नॉट ना हो तो पर मोल की कंडीशन खत्म हो जाती है, फिर स्टैंडर्ड कंडीशंस भी खत्म हो जाती हैं। लेकिन बताता चलूं ए लेवल में जो होता है वो चूंकि अभी तक आपने पढ़ा ही सिर्फ स्टैंडर्ड कंडीशन में है, तो आप स्टैंडर्ड कंडीशन में ही सॉल्व कर रहे होंगे, नंबर एक। नंबर दो, आपको स्टैंडर्ड कंडीशंस के अलावा कोई फॉर्मूला भी नहीं करवाया गया, तो आपसे वैसे कैलकुलेशन नहीं करवाई जाएगी। हाँ, जी लेकिन चूंकि ए लेवल एक मुश्किल लेवल है तो मेंटली आपको एक बात के लिए प्रिपेयर होना है, और ये कहीं कहीं बहुत ज्यादा नहीं लेकिन रेयरली आपको पास पेपर में मिलेगी, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन जो होगा वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में दिया होगा, नॉट नहीं मेंशन्ड होगा क्वेश्चन की स्टार्टिंग स्टेटमेंट में, पर मोल नहीं मेंशन होगा क्वेश्चन की स्टार्टिंग स्टेटमेंट में, लेकिन एंड में एक थ्योरेटिकल लाइन लिखी होगी कि आप नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस को स्टैंडर्ड कंसीडर करके अपनी वर्किंग कर रहे हैं। यानी वो आपसे फिर एक ट्रिक प्ले कर रहा होता है। एक्चुअली में नॉट नहीं लिख रहा होता, लेकिन क्वेश्चन के एंड में कह देता है कि आप इसे नॉट की फॉर्म में समझ लें। ठीक है ना? तो अगर ऐसी कोई बात घुमाए तो परेशान ना हो। याद रखिएगा नॉट के बगैर हमने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया, और आपको कंडीशंस के हिसाब से डिस्कशन या फॉर्मुलेशन आती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ए लेवल के कोर्स का पार्ट नहीं है। इसका मतलब है कि वैसी कैलकुलेशन वो आपसे कराएगा भी नहीं। ठीक है, हाँ, कंफ्यूज करने के लिए लिखेगा जरूर। ये अंदाज आपको रेयरली पास पेपर्स में मिलता है, स्पेशली अगर आप 2014 या 13 के पास पेपर से करीब जाएंगे। सही? ठीक सर। आई होप ये बात क्लियर हो गई हो। अगर नहीं क्लियर हुई अभी पूछ लें, अभी इंटरप्ट कर लें। नहीं सर समझ आ गया। गुड गुड, ठीक है। सो हम आगे चलते हैं। राइट, नेक्स्ट फिर हमारे पास नोट करने की चीज है, एक सेकेंड इसे क्लियर कर लेते हैं हम। नोट करें, देयर आर टू कपल ऑफ पॉइंट्स दैट वी नीड टू नोट हियर। गैसियस आयंस हैं जो कंबाइन करते हैं आयनिक सॉलिड को। ये बात बहुत आसानी से वाज़ेह हो जाती है क्योंकि अगर आप ऊपर इक्वेशन देखेंगे तो आपको अंदाजा हुआ इक्वेशन में कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें Na पॉजिटिव, ये देखिए मैं इसे ब्लू एरो से शो कर रहा हूँ, और Mg पॉजिटिव 2 या Cl नेगेटिव या Cl नेगेटिव, ये सब कुछ गैस में है। ठीक, और जो आपके पास फॉर्मेशन हो रही है सिर्फ वो सॉलिड में है। आप नोट करेंगे कि आपके पास हर रिएक्टेंट जो है वो गैसियस फॉर्म में दिया हुआ है, जबकि आपके पास सिर्फ प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में है। जब बात आएगी आपके पास लैटिस एनर्जी की, तो ये चीज रट लें कि आपके पास तमाम रिएक्टेंट्स जो होते हैं अगर वो आयंस हैं तो वो गैसियस फॉर्म में है, और आपका जो प्रोडक्ट होता है मेजर लैटिस प्रोडक्ट यानी कि आयनिक लैटिस, वो सॉलिड होता है। ठीक, तो ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे आपके लिए स्टेट सिंबल्स। सही, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, और इसको लिखने की आदत भी इसी तरह से डालनी है ताकि इसमें गलती भी ना हो। ठीक है, कंटिन्यूइंग, हमारे पास सेकंड पॉइंट ये है कि लैटिस एनर्जी हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। वैल्यू H डॉट लैट की हमेशा नेगेटिव होगी क्योंकि डेफिनेशन स्पेसिफाई करती है कि बॉन्डिंग ऑफ आयंस हो रही है, सेपरेशन ऑफ आयंस नहीं हो रही। ये बात मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर हम इसे उल्टे अंदाज में बताते और इक्वेशन उल्टी लिखते, सॉलिड को लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते और गैसियस आयंस को राइट हैंड साइड पे ले जाते, तो हाँ, फिर तो ऐसा हो सकता था कि हम ये वाला काम करें कि हम इसे दूसरी तरतीब में लिखें, लेकिन पॉजिटिव के साथ लिखें, लेकिन अब ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये चीज क्लियर होती है? जी सर। गुड। सो हमारे पास उसके बाद लार्जर एक्सोथर्मिक वैल्यू लैटिस एनर्जी की शो करती है कि आयनिक लैटिस बहुत स्टेबल है। याद रखिए जितनी ज्यादा एनर्जी वो रिलीज करेगा
उतना आयनिक लैटिस खुद स्टेबल होगा। इस बात का ये मतलब है कि हमारे पास जो ये बनता है MgCl2, इसकी एनर्जी बड़ी है। याद रखिएगा नेगेटिव को हटा के बात कर रहे हैं, नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नंबर बड़ा है नेगेटिव हटाकर, और NaCl का नंबर छोटा है, जिसका मतलब है MgCl2 का लैटिस जो है वो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू NaCl। ठीक, ये बात क्लियर हो गई सबको? तीनों को क्लियर होती है? यस कहने का मतलब है कि अब मैं क्रॉस क्वेश्चन कर सकता हूं, करूं? सर वो म्यूट हुए हुए हैं। हाँ, अनम्यूट कर लें आपको। मैं आपको फोर्सफुली म्यूट गाहे बगाहे करता रहता हूं, लेकिन जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूं या आपने मुझसे कोई क्वेश्चन करना हो, आपने अपने आप को अनम्यूट कर लेने। ठीक है, तो शुरू रोमा से ही कर लेते हैं, बाद में मैं आयशा और खुजैमा की तरफ भी आता हूँ, आपसे क्वेश्चंस भी करता हूँ। रोमा बेटा, लेट्स सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन है XY की, आपको इक्वेशन नजर नहीं आ रही, लेकिन मैंने आपको डेल्टा H0 लैट की वैल्यू बताता हूँ, वो -3000 है। तो हम उस XY को कंपेयर करें NaCl और MgCl के साथ, तो NaCl MgCl2 और वो XY में से कौन सा लैटिस सबसे स्ट्रॉन्ग होगा? वो XY, राइट? अब आते हैं आयशा की तरफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हिंट नहीं बतानी, हिंट नहीं बतानी, बस आंसर तक काफी है, मुझे बाकी लोगों से भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना? आयशा बेटा, अब आपसे क्वेश्चन है, वही केस दोबारा डिस्कस हो रहा है। NaCl -787 आपके सामने कोट हुआ हुआ है, MgCl2 आपके सामने -2526 कोट हुआ हुआ है, और एक XY टर्म हम लिख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आपके नीचे ना बॉटम पर राइट भी कर देता हूँ, हमारे पास एक XY है, ठीक है, और उसके लिए हमारे पास H की जो वैल्यू है वो इक्वल है -3000, और ये हमारे पास किलो जाउल पर मोल में आता है। ये नीचे बॉटम पे आपको ब्लू में लिखा नजर आ रहा होगा, बॉटम ऑफ द पेज आ रहा है? जी सर। ठीक है ना? जी सर। अब ये है, अब इन तीनों को अगर कंपेयर करें तो कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जिसकी स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट है, दरमियान में आती है? सर दरमियान में इसकी MgCl2 की आई गेस। गुड। खुजैमा, आपसे आखिरी क्वेश्चन, सारे का सारा सिनेरियो सेम है, ठीक है? अब खुजैमा आप आंसर देंगे, इसमें से लीस्ट स्टेबल कौन सा बनता है? सॉलिड स्ट्रक्चर का नाम बताएं। NaCl का बनता होगा। NaCl का बनता है। और अगर मैं पूछूं कि लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर के गैसियस आयंस कौन कौन से थे, तो खुजैमा आपसे क्वेश्चन हो रहा है, समझ नहीं सर, गैसियस आयंस कौन कौन से क्या जो थे? लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर था उसके रिएक्टेंट्स में गैसियस आयंस कौन कौन से थे? रिएक्टेंट्स देखें, मैंने ऑलरेडी ये हिंट के तौर पे ब्लू किया भी हुआ है जो आपसे पूछा जा रहा है। दोनों थे, लेटेस्ट एनर्जी में दोनों ही हमारे पास गैसेस थे। हाँ, उनके नाम बताए ना, मतलब मैं आपसे नाम पूछ रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में नेम आते हैं। Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। राइट राइट, तो आई होप अब आप तीनों को ये कॉन्सेप्ट आ गया है। यानी कि अब ये क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने अभी आपसे पूछा, ये इंतहाई बचकाना चीज है, ये चीज आपसे A लेवल वाले नहीं पूछ रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन में सबसे पहले ये चीज आपको देखते ही सोचनी पड़ेगी कंपैरेटिव स्टडी में कि कौन सा स्ट्रॉन्गर है और कौन सा वीकर है। और ये आपको कहां से पता चल रहा होगा कि कौन सा मोर स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है? ये आपको कहां से पता चल रहा होगा? ये आपको डेल्टा H0 लैट की वैल्यू से पता चल रहा होगा। ठीक, अब ऐसा भी हो सकता है, और A लेवल में ऐसे क्वेश्चंस पास पेपर में बड़े एग्जिस्ट करते हैं, एक और स्टेप पे आ जाते हैं जहां आपने किसी नोन चीज को किसी अननोन चीज से कंपेयर किया हुआ है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर नीचे बॉटम पे जो XY है ना, उसे चेंज कर रहा हूँ। अब आपके पास NaCl की वैल्यू बुक के हिसाब से कोटेड है, MgCl2 की वैल्यू कोटेड नहीं है। XY के लिए वो एक पूरा न्यूमेरिकल दे देते हैं कि सॉल्व करें, आंसर निकालें और फिर कंपैरिजन बताएं। ऐसा A लेवल में होता है, ठीक है ना? मतलब कंपैरिजन एक अननोन चीज का होता है, और जब तक आप उसकी रिक्विजिट्स के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से XY का आंसर नहीं निकालेंगे, आप XY को कंपेयर करने के काबिल नहीं है। ठीक है, ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन से। आयशा बेटा, आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? लेट्स सपोज उसने आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाई XY की, लेकिन उसने पहले ही एक फैक्ट कोट कर दिया, ठीक है ना, कि आपके पास जो है वो XY एक मीडियोकरली स्टेबल कंपाउंड है MgCl2 और NaCl के लिए, यानी कि दोनों के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो इंटरमीडिएट बनता है। तो आप अंदाजे से बताएंगे इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आयशा बेटा, आप क्या आंसर देंगे अंदाजे से? XY की वैल्यू से ना, हाँ XY जी, की वैल्यू XY ना की वैल्यू। XY इंटरमीडिएट है NaCl और MgCl का, आपने अंदाजे से उसकी वैल्यू बतानी है एक रेंज के दरमियान। रेंज कितनी होगी बेटा?
सर वो मे बी 2000 या शायद 1500 से 2000 के दरमियान। रेंज बताएं, एग्जैक्ट तो रेंज रेंज ही बताएं। होगी ना। अभी आप रेंज में थोड़ी बहुत कमी बेशी अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अगर आपने एग्जैक्ट बतानी हो, मतलब एक वैल्यू नहीं बतानी हो, पूरी रेंज कहाँ से शुरू होकर एग्जैक्टली कहाँ तक जाएगी। 1500 से 2000 के दरमियान जरूरी 7 नहीं है। हाँ सर मे बी 790 से लेके जो ना 2000 तक। हाँ, ये अब आपका ठीक तरीका है, यानी कि आपने 787 को राउंड ऑफ किया, ठीक है, और उधर से आपने 25 26 को राउंड ऑफ किया, ये एग्जैक्ट आप चाहें तो 787 से हायर और 25 26 से लोअर भी लिख सकते हैं, एग्जैक्ट ये वैल्यूज भी कोट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इन्हें नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करें और 787 को 790 बना लें और 25 26 को आप 25 20 बना लें, क्योंकि उससे ऊपर तो नहीं जा सकती, इंटरमीडिएट का कम मतलब है कि उससे नीचे वैल्यू होगी तो ये आएगा। अब इसमें ट्रिक ये नहीं था कि वैल्यू कितनी है, समटाइम्स बच्चे अपनी मर्जी से कोट कर देते हैं, आपने जितना इन दोनों वैल्यू से करीब होंगे आपका आंसर ठीक होगा, एक ट्रिक। इसमें दूसरा ट्रिक ये है कि बच्चे जब कर रहे होते हैं इसे नियरेस्ट 10 के ऊपर राउंड ऑफ, मैथमेटिकल एक स्टेप है, तो बच्चे 25 26 को 25 30 कर देते हैं 25 20 लिखने की बजाय, और A2 में इतनी माइनर सी गलती से वो आपके उस क्वेश्चन के सारे नंबर काट लेते हैं। बात क्लियर हुई? मेरी बात तीनों को समझ आ रही है ना? अगर नहीं आ रही है अभी पूछ ले। मैं उनके पेपर ट्रिक्स आपको साथ साथ गो थ्रू कर रहा हूँ, ये आगे आने वाले हैं। अभी जैसे ही हम ये क्वेश्चन खत्म करके इसके न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे ना, तो यही वाला ट्रिक आपको पास पेपर की प्रैक्टिस में मिल जाएगा। ठीक हो गया? सारों को क्लियर है? तो फिर हम अगले स्टेप पे आते हैं। रोमा, खुजैमा, दोनों को क्लियर है? आई नीड अ यस बिफोर आई मूव ऑन। व्हाट अबाउट खुजैमा? खुजैमा, यू देयर? खुजैमा बेटा, आवाज सुन रही है? अच्छा सर नहीं है सर। हाँ, हेलो, क्या नहीं है बताएं, एग्जैक्टली क्वेश्चन करें ताकि मैं उस चीज को आंसर करूं। आई वांट टू क्लियर दिस कांसेप्ट बिफोर आई मूव ऑन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे क्वेश्चंस पे आना है। पिछला वाला है सर, थोड़ा सा मुझे अब समझ पिछले नहीं वाला मुझे एग्जैक्टली बताएं, मैं वही चीज एक्सप्लेन करूं। इक्वेशंस नहीं समझ आई, क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ आया, आखिरी पैराग्राफ अभी नहीं हमने किया, आखिरी पैराग्राफ अभी क्वेश्चन हमने का करना है। आंसर क्वेश्चन का आंसर, राइट ऐसा का राइट, जवाब। अच्छा रिपीट कर लेते हैं, हाँ रिपीट कर लेते हैं बिल्कुल। खुजैमा बेटा, या तो आप ये कर रहे होंगे कि अगर मैंने इसकी वैल्यू को इंटरमीडिएट कहा है ना, तो आसानी से इस बात का मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं मैं इसे आपकी आसानी के लिए स्टैम्प कर देता हूँ, एक सेकंड रुकें, ये लें, मैं इसे स्टैम्प कर रहा हूँ। ये देखें, एक वैल्यू हमारी आती है -787 और दूसरी वैल्यू हमारी आती है -2526। इंटरमीडिएट का मतलब है इन दोनों वैल्यूज के दरमियान है, इसका मतलब है 787 से उसकी वैल्यू बड़ी होगी, ग्रेटर देन, और 2526 से होगी स्मॉलर देन। ये रेंज कोट करना एग्जाम में कर लेंगे? एज ए सेंड करते हैं ताकि आसानी हो जाए हमें कि उसमें से कह ना सके एग्जामिनर कि तुमने गलत किया, इससे रेंज आ जाती है तो करेक्ट आंसर के ज्यादा चांसेस होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ए लेवल्स में वो एट द सेम टाइम चाह रहे होते हैं कि बच्चा अपनी बात को एक राउंडेड ऑफ वैल्यू में भी कर सके। तो बेटा मैथ्स में राउंडिंग ऑफ जो होती है वो हम नियरेस्ट 10 पर, नियरेस्ट 100 पे करते हैं, लेकिन नियरेस्ट 100 पे ना इसकी वैल्यू बड़ी इनएक्यूरेट सी हो जाएगी, तो नियरेस्ट 10 पे जाएं। अब 87 के करीब वाला नियरेस्ट 10 क्या बनता है? 90। 87 के करीब 80 नहीं है, 87 के करीब 90 है। क्यों? क्योंकि 80 की वैल्यू 87 से छोटी हो जाएगी, और हमने पहले बताया कि इंटरमीडिएट है, उससे स्मॉलर देन नहीं कहा हमने, लिहाजा आप 787 की बजाय -790 कोट करेंगे। बात समझ आई? क्योंकि 780 जो है, नेगेटिव ही लिखेंगे। हाँ नेगेटिव ही रहेगा, बिल्कुल। नेगेटिव तो सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा कि आप एक्सोथर्मिक इसे बता रहे हैं। अगर आप नेगेटिव नहीं लिखते, ठीक है, तो इसका मतलब है आप एक्सो रेंडो वाली गलती कर जाते हैं, आप फिर भी मार्क्स कटवा लेते हैं। और अगर आप इसे राउंड ऑफ करते हो सिर्फ छोटे नंबर पे, तो इसका मतलब है आपने उसे इंटरमीडिएट ना प्रूव किया, बल्कि 780 तो छोटा होता है 787 से, तो आपने ये कह दिया कि वो NaCl से उसकी वैल्यू छोटी है, जबकि क्वेश्चन में उसने कहा था इंटरमीडिएट है, यानी आपने गलती की राउंडिंग ऑफ पे। अब बात समझ आई?
इसी तरह सर से ये लेटेस्ट एनर्जी में हमेशा नेगेटिव ही साइन रहेगा, एक्सोथर्मिक ही रहेगा ना हमेशा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आप नोट दैट देख रहे हैं ना, जिसका पॉइंट नंबर 2 हमने किया, मैंने अभी अभी इसे ब्लू किया है, यस यहाँ सर। पर ये मैं इसके साथ 2-3 एरोज लगा रहा हूँ, इसमें उसने लिखा हुआ है ऑलवेज नेगेटिव, सो ये बात अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमेशा नेगेटिव रहेगी। ठीक, यस सर। यस जी हुजैमा आपके आंसर की कंप्लीशन कर रहा हूँ और अगला पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने 787 को तो एक्सप्लेन कर लिया, अब 2526 को भी समझ लें। उसकी वैल्यू 2526 से छोटा होना जरूरी है क्योंकि वो इंटरमीडिएट है, बड़ा नहीं हो सकता। अब 26 को अगर नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करें तो वैसे तो आंसर बनता है 30, यानी 2530। ठीक है, हम से 2500 कर देंगे फिर। नहीं 2500 किलो जॉब। 2520 नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है, लेकिन वो 26 से छोटा हो। तो 26 से पहले छोटा आएगा 20, और छोटा आएगा 10, और छोटा आएगा 2500। लेकिन 2500 में हो सकता है वैल्यू 2500 से ज्यादा हो, लेकिन 26 20 से छोटी हो, फिर तो आप फंस गए ना। इसका मतलब है आपने अपनी कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशन जो है वो एक्यूरेसी के करीब नहीं रखी, लिहाजा 2500 आंसर ठीक नहीं होगा और 2520 ठीक होगा। अगर आपने 2500 किया तो इसका मतलब है आप राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 पे नहीं कर रहे, आप राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 पे कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया, बात समझ आ गई? नियरेस्ट 10 पे करना है, 100 पे नहीं। अगर ये तीनों को क्लियर हो गया तो फिर अब आगे चलते हैं। यस सर। ऑलराइट, नेक्स्ट पैराग्राफ, मैं इसे जल्दी जल्दी वाइंड अप करूंगा क्योंकि 40 मिनट्स पूरे होने वाले हैं, हमारे पास एग्जैक्टली 1.5 मिनट है। अब ये इम्पॉसिबल होता है लैटिस एनर्जी को डिटरमिन करना किसी भी कंपाउंड के सिंगल डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट से, आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। लिहाजा हम क्या करते हैं कि हम डेल्टा एच नॉट लैट की वैल्यू जो होती है वो बॉर्न-हेबर साइकिल से, या जो एंथैल्पी चेंज का हम ट्रायंगल बनाया करते थे उसकी हेल्प से करते हैं। एंथैल्पी चेंज का ट्रायंगल ही अब हम एक नए तरीके में बॉर्न-हेबर साइकिल में यूज करेंगे, जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। इस पैराग्राफ को सिर्फ इसलिए लिखा गया कि आपको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए बॉर्न-हेबर साइकिल से, और ये बता दिया जाए कि अब आगे चल के जो चीज हम पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो बॉर्न-हेबर साइकिल है। यहाँ पर आज की चीज पूरी हो जाती है। क्लियर हो गई? ठीक है, अच्छा अब हमारे लिए बड़े बड़े पैराग्राफ्स करना जरूरी नहीं है, ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि बीच के जो नुक्ते हैं जिसपे वो बच्चों को फंसाते हैं, जिसपे नंबर काटते हैं, वो करना जरूरी है। वो हमारे पास नोट दैट में था, वो इक्वेशंस में था, वो क्वेश्चन के फाइंड आउट करने में था, और वो इंटरमीडिएट, ग्रेटर देन या स्मॉलर देन की एक छोटी सी डिटेल में था। क्लियर हो गया सबको? यस सर। बस फिर हमारे पास 10 सेकंड रहते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।